अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज आपसे गुर्दों की बीमारी कॉमनली नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उसके बारे में पूछना है कि एक आम बंदे लेमैन को अगर ये हम बताते हैं कि उसको या उसके किसी रिलेटिव को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो व्हाट यू मीन बाय दिस? अच्छा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को आम ज़बान में गुर्दों की सोजिश कहते हैं कि गुर्दे थोड़े उनकी स्वेलिंग हो गई है, वर्म आ गया, सोजिश हो गई है, और इंग्लिश में से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अब ये बेसिकली ऐसी बीमारी है जिसमें गुर्दों की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन भी मेडिकल टर्म है, इसका यही मतलब होता है कि सोजिश हो गई है, वहाँ पे थोड़ी सी कोई बीमारी या इंजरी या डिज़ीज़ की वजह से डैमेज हुआ है जिससे थोड़ी सी रेडनेस हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है, और ये जो इंजरी होगी या डैमेज होगा उससे गुर्दे ख़राब होंगे। जब गुर्दे ख़राब होंगे तो वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर सकेंगे। जब वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर सकेंगे तो नॉर्मली जो प्रोटीन जो गुर्दों के अंदर रहती है, जो गुर्दों के छोटे छोटे फ़िल्टर हैं वो प्रोटीन को जिस्म के अंदर खून में रखते हैं, वो फिर लीक होना शुरू हो जाएगी पेशाब में। तो इस अमल को कहते हैं कि प्रोटीन यूरिया हो गया, या फिर ब्लड आ सकता है, उसको कहते हैं हीमाचूरिया हो गया। तो पेशाब में खून या प्रोटीन या झाग का आना इस बात की अलामत हो सकती है कि किसी को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या गुर्दों की सोजिश है। ठीक है सर, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ एक नेफ्रोटिक या नेफ्रिटिक सिंड्रोम का जिक्र किया जाता है, तो इसका क्या, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और किस एज में या सेक्स की इसके साथ क्या रिलेशनशिप है? ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कर सकता है और नेफ्रिटिक सिंड्रोम भी कर सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये होता है कि पेशाब में प्रोटीन आती है और अगर एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा है, जैसे 3.5 ग्राम से ज़्यादा है, तो उसे हम नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया कहते हैं। साथ उसमें आपके सोज पड़ सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, साथ आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर जा सकता है और खून के अंदर प्रोटीन की या एल्ब्यूमिन की मिकदार कम हो सकती है। ये तो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। और नेफ्रिटिक सिंड्रोम में ये होता है कि ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से या सोजिश की वजह से रेड ब्लड सेल भी पेशाब में आते हैं। तो प्रोटीन भी आती है, साथ रेड ब्लड सेल भी आते हैं, हीमाचूरिया होता है। इसमें साथ गुर्दे डैमेज भी हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी ऊपर जा सकता है और यूरिया क्रिएटिनिन भी ऊपर जा सकती है। तो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जितने भी ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से भी प्रेजेंट कर सकती हैं और नेफ्रिटिक सिंड्रोम से भी प्रेजेंट कर सकती हैं। सर, तो फिर ओवरऑल अलामात एक पेशेंट आएगा तो वो किस तरह से बताएगा कि मुझे ये चीज़ें हो गई हैं एंड यू सस्पेक्ट कि इट इज़ गोइंग टू बी हाँ सॉरी, एक मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, जो सेक्स वाला और एज वाला। तो कुछ बीमारियां इसमें ऐसी हैं जो बच्चों में कॉमन है, कुछ औरतों में कॉमन है, कुछ मेल में कॉमन है। वो स्पेसिफिक है, उनकी आगे बात कर लेंगे। लेकिन पता इस तरह से चलता है आम बंदे को, अगर उसे इस तरह से हो कि जैसे वो सुबह के टाइम उठता है और आंखों के इर्द गिर्द उसे सोज पड़ती है, वर्म आता है, एडीमा होता है, उसे पेरी ऑर्बिटल एडीमा कहते हैं, या टांगों में थोड़ी सी सोज पड़नी शुरू हो जाती है या एडीमा या वर्म आ जाता है, ये एक सिम्टम हो सकती है या अलामत हो सकती है। दूसरी सिम्टम ये हो सकती है कि पेशाब में उसे झाग आनी शुरू हो जाती है, फोम या बबल। नॉर्मल भी जब लोग यूरिन करते हैं तो थोड़ा सा झाग, फोम या बबल आ सकते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए गायब हो जाते हैं। अगर ये मिकदार में बहुत ज़्यादा हैं या फिर ये कि काफ़ी देर वो कमोड में रहते हैं, वो जल्दी से डिज़ोल्व नहीं होते, तो ये एक अलामत हो सकती है कि पेशाब में प्रोटीन ज़्यादा आ रही है। ज़्यादा प्रोटीन का आने का मतलब है कि ग्लोमेरुलर इंजरी हुई है, वहाँ पे कोई डैमेज हुआ है। इसी तरह से अगर नेफ्रिटिक पैटर्न है तो उसमें साथ रेड ब्लड सेल आ सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि रेड ब्लड सेल आपको नज़र आए, कभी ऐसे होता है कि रेड ब्लड सेल सिर्फ टेस्ट में नज़र आते हैं। आपने यूरिन कंप्लीट का टेस्ट किया, उसी में प्रोटीन का पता चला वो इतनी कम थी और उसी में रेड ब्लड सेल का पता चला। वो जो ग्रॉस हीमाचूरिया होता है कि पेशाब करते हैं वो सुर्ख रंग का, वो कम होता है, ज़्यादा में माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक मीन कि वो सिर्फ माइक्रोस्कोप पे नज़र आएगा या आप जब यूरिन कंप्लीट या यूरिन आरी करेंगे उसमें नज़र आएगा। तो आम बंदे को अगर सोज, पेशाब में झाग आए या खून आए तो ये इस बात की अलामत हो सकता है कि उसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। तो एक पेशेंट, अब उसने आपको प्रेजेंट किए, सारे सिम्टम्स और साइंस आपने पता चले, तो उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशंस को किस तरह से आप फॉलो करते हैं? इन्वेस्टिगेशन का ये है कि सारी डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन एक तरह की नहीं होती। कुछ बेसिक रूटीन टेस्ट हैं कि हम उसके रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, यूरिया क्रिएटिनिन देखेंगे,
पेशाब का टेस्ट करेंगे, उसमें देखेंगे प्रोटीन कितनी आ रही है, प्रोटीन को क्वांटिफाई करने का टेस्ट करेंगे। कभी कभी हमें माइक्रोस्कोप में खुद देखना पड़ता है कि अंदर कोई कास या कोई सेडिमेंट तो नहीं है। फिर कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे किसी में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हेपेटाइटिस सी की वजह से है तो हम उसके टेस्ट करेंगे या कॉम्प्लीमेंट करेंगे, SLE की वजह से है तो उसके करेंगे। अब जितनी बीमारियाँ जैसे मेम्ब्रेनस है, मिनिमल चेंज है, इनके भी टेस्ट आ गए, जैसे NTPLA2 रिसेप्टर एंटीबॉडी या कुछ में वो करना पड़ता है। तो वो चूँकि हर एज में और हर पैटर्न डिफरेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा पेशाब के और खून के टेस्ट करते हैं, लेकिन जो फाइनल तशखीस है ना वो किडनी बायोप्सी पे करते हैं। किडनी बायोप्सी में ये करते हैं कि आप किडनी का गुर्दे का छोटा सा पीस लेते हैं और बड़ा आसान है, पेशेंट को लिटा लेते हैं, जगह को नम करते हैं वो लोकल एनेस्थीसिया दे के, और एक छोटी सी नीडल से ना 2 छोटे छोटे कोर्स उसके ले लेते हैं, वो लैब में भेजते हैं। लैब वाले फिर आपको एग्जैक्ट बताएंगे हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट पे कि ये इसे किस तरह का ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये मिनिमल चेंज है, ये FSGS है, ये मेम्ब्रेनस है, ये IgA नेफ्रोपैथी है, ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है। तो उसकी बेसिस पे फिर ट्रीटमेंट होती है। सर, तो ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं और इसकी क्या प्रिवेंशन हो सकती है इस चीज़ की? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ट्रीटमेंट तो पहले मैं ट्रीटमेंट की बात कर लेता हूँ। ट्रीटमेंट तो ये कि वो डायग्नोसिस पे, तशखीस पे डिपेंड करता है कि जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो आप समझें कि उसकी 30-40 वजह हैं, कॉजेज़ हैं। अब आप में कौन सी है, किस डिग्री की है, किस स्टेज की है, इलाज तो उसके मुताबिक होगा। कभी आपको कहना पड़ता है कि जी नमक कम इस्तेमाल करें, BP कंट्रोल करें, AC इनहिबिटर दें, ARB दें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें। कभी कभी कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं, जैसे स्टीरॉयड है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, कैल्सिन्यूरन इनहिबिटर है, रिटक्सेमैब है। ये ख़ास दवाइयाँ हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं। तो वो स्पेसिफिक मेडिसिन आप में देनी है नहीं देनी, किस स्टेज में, वो नेफ्रोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। जहाँ तक प्रिवेंशन का है तो इसमें से बहुत सारी बीमारियाँ लोग बड़ा पूछते हैं, जैसे बच्चों में मिनिमल चेंज डिजीज़ हो जाती है, उसकी टियोलॉजी सही वजह समझ नहीं है तो उसकी कोई उस तरह से प्रिवेंशन नहीं कर सकते। यानी आप ये नहीं कर सकते कि आपका बच्चा है तो क्या ऐसी चीज़ करें कि उसको ये हो ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। कभी कभी आपका ही कुव्वत मदाफ़त, इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता तो तब हो जाती है। इसी तरह से लुपस है, SLE की वजह से लुपस नेफ्राइटिस हो जाता है, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसी थोड़ी सी बीमारियाँ हैं, जैसे किसी को गला ख़राब होता है तो उसके रिज़ल्ट में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। तो अगर आप गले ख़राब का फौरी इलाज करते हैं प्रॉपर एंटीबायोटिक से तो फिर वो नहीं होता। इसी तरह से कुछ और इन्फेक्शंस की वजह से पोस्ट इन्फेक्शियस GN होता है, अगर आप इन्फेक्शन का टाइमली सही इलाज करते हैं तो फिर वो नहीं होता। तो कुछ में प्रिवेंशन मुमकिन है, ज़्यादा में आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाके अर्ली ट्रीट करके उसको क्योर कर सकते हैं। इसमें से काफ़ियों की क्योर मुमकिन है और काफ़ियों का प्रोग्नोसिस या आउटकम अच्छा है, और कुछ की क्योर अच्छी नहीं है या ट्रीटमेंट अच्छी नहीं है और उनका रिस्पांस इतना अच्छा नहीं है। उसमें फिर ये कि अल्टीमेटली आपको गुर्दों की दायमी बीमारी डेवलप हो जाती है। जब वो डेवलप हो जाती है तो फिर आपको इवेंचुअली डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसकी प्रोग्रेशन को भी स्लो किया जा सकता है जैसे आपने बताया। हाँ, ये जो ट्रीटमेंट हमने करनी है इसका मकसद कुछ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ में आप प्रोग्रेशन को स्लो करते हैं। प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए आप वही ग्रुप की दवाइयाँ जैसे लोसार्टन, वेलसार्टन, एनालाप्रिल वगैरह वो देते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। मेन टारगेट इसमें होता है कि पेशाब में प्रोटीन को कम करें। प्रोटीन को कम करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसमें फिर स्टीरॉयड्स का, प्रेडनिसोलोन वगैरह का रोल आ जाता है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, प्रोटीन को कम करना, इम्यूनोसप्रेसेंट्स देना, इन सब का ये मकसद होता है कि अगर आप क्योर नहीं कर सकते तो उसकी प्रोग्रेशन को कम करें, ताकि अगर 5 साल बाद एंड स्टेज डेवलप होनी है तो वो 15 साल बाद हो। सर, इसमें फिर खुराक का कोई रोल है, जैसे इसमें अगर प्रोग्रेशन को थोड़ा स्लो डाउन करें, या सिर्फ मेडिसिन का रोल है? नहीं, खुराक का भी रोल है। उसकी वजह ये, इसमें थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है। काफ़ी लोग चूँकि पेशाब में प्रोटीन आ रही होती है तो वो उनको पता नहीं चलता कि प्रोटीन ज़्यादा लेनी है कि कम लेनी है। तो इसमें जिस तरह क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का थोड़ा सा रोल है, इसमें उतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, क्योंकि आप प्रोटीन लूज़ भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो 10, 15, 20, 30 ग्राम तक लूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें रिकमेंडेशन यही है कि एक मॉडरेट अमाउंट की 0.8 से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लें। नमक का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एडीमा होगा, उससे प्रोग्रेशन होगी। फैटी फूड्स का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बड़ा होता है। तो डाइट का सिग्निफिकेंट रोल है, लेकिन वो आपकी कंडीशन पे, डिजीज़ पे, स्टेज पे डिपेंड करेगा।
सर आई थिंक यू हैव गिवन एवरीथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट दिस ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। इससे व्यूअर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन वो कमेंट्स में आपको सही तरह से जैसे एक फॉर्मल कंसल्टेशन है वो दी नहीं जा सकती, क्योंकि एक तो वो मुनासिब नहीं होगा, आप कुछ गलत बता देंगे विदाउट सीइंग द पेशेंट। तो अगर आपने कंसल्ट करना है तो मेरे पास नहीं, आप किसी भी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपनी बीमारी का इलाज करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।